15 अगस्त 1947 1947 ये वो तारीख़ है जो हम भारतवासी के लिए बहुत ही खूबसूरत एक यादगार दिन है। इस दिन हमने सदियों की ग़ुलामी के बाद आज़ादी की रोशनी देखी। लेकिन दोस्तों, ये आज़ादी हमें किसी ने तोहफ़े में नहीं दिया, बल्कि इसके पीछे तो हमारे न जाने कितने बहादुर जवानों ने हंसते हंसते अपने जान की कुर्बानी दे दी, अपनी शहादत दे दी। लाखों लोगों ने संघर्ष किया, अपनी जवानी, अपनी संपत्ति, अपना घर और अपनी जान तक कुर्बान कर दिया, और तब जाकर ये रोशनी हमें दिखा जो हम 15 अगस्त को मनाते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं 1757 1757 पलासी की लड़ाई के बाद जब अंग्रेज़ों ने हमारे प्यारे हिंदुस्तान पर अपना कब्ज़ा जमा लिया, जिसकी नाकाम कोशिश ये पहले कई अरसे से करते चले आ रहे थे। तब इन कमबख्तों ने धीरे धीरे अपना कानून, अपनी गंदी राजनीति, अपना शिक्षा प्रणाली, सब कुछ हम पर जैसे थोप दिया। आहिस्ता आहिस्ता हमारे देश में माहौल ख़राब होना शुरू हो गया, और जब उनकी घटिया सोच का असर हमारे बुज़ुर्गों के दिलो दिमाग पर असर करने लगा, तब हमारे देश के साधु संतों और फ़कीरों, सूफ़ियों ने, क्योंकि यही वो असरदार लोग होते हैं जो समाज को समझने और समझाने का ज़िम्मा उठाए होते हैं, इन सब ने मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया और एक मज़बूत आवाज़ बुलंद किया। हद तो तब हुई जब 1770 1770 में बंगाल में अकाल के कारण काफ़ी सारे लोग मर गए और अंग्रेज़ों ने लोगों पर अपना कर ज़्यादा लगा दिया और ज़मीनें भी छीन ली। तब हिंदू सन्यासी और मुस्लिम सूफ़ी फ़कीरों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बड़ा आंदोलन छेड़ दिया और उन पर हमले भी शुरू कर दिए, और ये आवाज़ देश के कोने कोने तक पहुंच गया। लोग अंग्रेज़ों की बर्बरता से वैसे ही परेशान थे, तो मरता क्या नहीं करता। पूरे देश में एक माइंडसेट हुआ कि इन हरामखोरों को किस तरह यहाँ से निकाल दिया जाए। तब एक बहुत खूबसूरत बात हमारे मुल्क की ये हुआ करती थी कि हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई की बहुत मजबूत एकता देखी जाती थी, और यही हमारे देश का असल मजबूत किला था। भारत माता की जय। जब अंग्रेज़ों ने पाइकास की ज़मीन छीन ली और कर भी बहुत बढ़ा दिया, तो एक बड़ा बवाल शुरू हुआ। पाइका एक संगठन, जो ऑर्गेनाइज्ड एक सिस्टम था, जिसमें जवानों की पूरी सेना थी। उनके पास हथियार भी होते थे और प्रशिक्षण भी मिलता था। पूरी ट्रेनिंग चलती थी उनकी। बंगाल तब बिहार, उड़ीसा, आसाम, सब को लेकर एक बड़ा एरिया था, और पाइकास आज के झारखंड के इलाके में हुआ करते थे, जो आप जानते हैं बिहार से निकला हुआ है झारखंड। उड़ीसा के मजबूत लीडर बख्शी जगबंधु और पाइकस ग्रुप ने मिलकर बड़े पैमाने पर अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, जो पूरे उड़ीसा में फैल गया, और वहाँ से ये हवा पूरे देश में लहर गया। लेकिन अफसोस, इतिहास ने इन बातों को जगह बिल्कुल नहीं दिया। शायद सियासत ने ज़रूरी नहीं समझा कि हिंदू संत और मुस्लिम फ़कीर की एकता को इतिहास में जगह मिले, वरना आज देश का माहौल कुछ और ही होता है। खैर, हमें जो पढ़ाई गई पहली क्रांति, वो 1857 1857 में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, जिसको मंगल पांडे जी ने शुरू किया, जब उसने अंग्रेज़ी सिपाही का हिस्सा होते हुए भी अंग्रेज़ पर ही गोली चला दी। आज के वेस्ट बंगाल के बैरकपुर, तारीख 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 था, और यहाँ से शुरू हुआ असली बहुत और बड़ा संघर्ष। वजह थी जो पहले से ही अंग्रेज़ अपना जुल्म सितम ढा रहे थे,
ज़मींदारों के ज़मीन को हड़प करना, कर का बोझ हम पर डालना, राजा महाराजा लोग के अधिकार को छीन लेना, हमारी पुरानी सेनाओं पर हमारी संस्कृति का अपमान करना। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक खबर बहुत ज़ोर फैला कि अंग्रेज़ जो बंदूक में कारतूस लगाते हैं ना, उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। तब असल में कारतूस का एक हिस्सा मुंह से छीलकर बंदूक में फिट करना होता था। इस खबर ने मंगल पांडे के ज़मीर को हिला दिया, क्योंकि वह एक पंडित बरादरी से आते थे और मुसलमान भी नाराज़ थे इसी बात पर। तो आंदोलन ने अपना रंग मजबूत बदला। 1770 1770 से छोटी छोटी बगावतों ने अपना काम शुरू कर ही रखा था। 1817 1817 में पाइका विद्रोह ने आंदोलन को मजबूती फराहम की, क्योंकि यह बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड अटैक था। और 1857 में मंगल पांडे ने जो मशाल जलाया, तो इसकी चिंगारी पूरे देश हिंदुस्तान तक फैल गई। इधर अंग्रेज़ों ने इस बगावत को नॉर्मल लिया, लेकिन वो समझ रहे थे कि अब उनकी खैर नहीं है। और 1857 हमारे लिए सबसे बड़ा आंदोलन था, जो साबित हो गया। बंगाल से क्रांति की एक सदा ने उधर मेरठ, कानपुर, दिल्ली, झांसी, अवध, बरेली, बल्कि तमाम मुल्क में एक जोश भर दिया। 10 मई 1857 मेरठ के सिपाहियों ने खुलकर बगावत किया और अंग्रेज़ी अफसरों को मौत के घाट उतारते हुए दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली में इन्होंने अपना लीडर बादशाह बहादुर शाह जफ़र को बनाया, जो मुग़ल एम्पायर के आखिरी शाह माने जाते हैं। उनकी बड़ी कुर्बानी शामिल है हमारी आज़ादी में, जबकि उनके सामने उनके बेटों और पोतों को अंग्रेज़ों ने मौत के घाट उतार दिया था। और फिर शेर व शायरी के लहजे में कहा, दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए ज़फ़र ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। तब ऐसी नाजुक हालत में भी मजबूर ज़फ़र ने जवाब दिया, क्योंकि वो एक शायर भी थे। तभी अंग्रेज़ों ने शेर कहकर उनका मजाक उड़ाया था। ज़फ़र ने जवाब दिया, गाज़ियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाज़ियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आह ज़फ़र, आप पर नाज करता है यह हिंदुस्तान। अफसोस सियासी चंद लोगों ने आपकी कुर्बानी को नज़रअंदाज कर रखा है, लेकिन आपका ईमान आपको जन्नत में ज़रूर लौटेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, कमेंट में इंशाअल्लाह ज़रूर लिखिए, ये उनका हक़ है और उनको उनका अज़र पहुंचना भी चाहिए। इधर कानपुर में नाना साहेब पेशवा और साथ रहे तात्या टोपे। उधर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने भी तलवार संभाल लिया। उनके बारे में एक लाइन बहुत मशहूर है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हमने पढ़ा भी है बचपन में। वाकई मर्दों की तरह उन्होंने लड़ाई लड़ी। उधर लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने बेटे बिरजिस कद्र को अवध का नवाब घोषित कर दिया, जिसने ब्रिटिश को काफ़ी टक्कर दिया और लंबे समय तक रोके रखा। बरेली में खान बहादुर खान ने मोर्चा संभाला, मुग़ल के वफादार बने रहे और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी लोकल फ़ौज तैयार कर ली। मतलब मंगल पांडे जी ने जो चिंगारी को हवा दी थी, बाकी देश के लोगों ने हाथों हाथ लिया। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, जो लाल बाल पाल से भी मशहूर हैं, अरविंदो घोष, खुदीराम बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, मैं कितने लोगों का नाम लूँ। खुदीराम बोस तो ऐसी शख्सियत थी जो सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ाए जाने के नाम से मशहूर हैं, और भगत सिंह ने तो अपनी जवानी पूरा ही बलिदान त्याग कर दिया। मैं कितने लोगों के नाम लूँ, मैं गिन नहीं सकता।
कितने नाम तो कभी जिक्र ही नहीं हुआ, पर उनकी शहादत का गवाह है यह ज़मीन और आसमान। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ आप सब शहीदों को। ए मेरे मुल्क के शहीदों, आपकी कुर्बानी ने हमें गुलामी से निजात दिलाया है। हज़ारों मुस्लिम बड़े आलिमों को इन कमबख्त अंग्रेज़ों ने फांसी देकर उत्तर प्रदेश से दिल्ली को जाने वाली सड़कों के किनारे पेड़ पर टांग रखा था। इसका गवाह भी ये ज़मीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे हैं। अल्लाह उनकी रूह को जन्नत में आला मकाम अता करे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा, यह उनके हक़ की दुआ है, कंजूसी मत कीजिएगा प्लीज़। मेरे कहने का असल मकसद यह है कि दोस्तों, हमारा मुल्क हिंदुस्तान, भारत देश शुरू से एक मिल्लत का प्रतीक है। यह मिट्टी प्यार मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं जानता। तमाम बाहर से आने वालों का इसने बाह को फैलाकर इस्तकबाल किया और मेहमान नवाजी में भी कोई कसर नहीं छोड़ा। इस मिट्टी के रहने वाले ने आपस में एक दूसरे से हमेशा प्यार मोहब्बत रखा, जबकि एक ही परिवार, एक ही ख़ानदान और एक ही कुंबा के होते हुए भी बहुत से लोगों ने बाहर से आने वाली तहज़ीब को अपनाया और धर्म परिवर्तन का सिलसिला भी चलता रहा। तभी तो यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और न जाने कितनी तहज़ीबों को अपनाया गया सदियों पहले, और ये सब पूरे ज़ौक़ व शौक़ में चलता रहा और आपस के प्यार मोहब्बत की सदा बुलंद होती रही और तमाम दुनिया में हमारे मुल्क भारत का डंका बजता रहा। यहाँ की मोहब्बत का, यहाँ की परंपरा का, और पूरी दुनिया में हमारा मुल्क आकर्षण का केंद्र बन गया। लेकिन हाय अफ़सोस दर अफ़सोस, कुछ बदबख्तों की बद नज़र ने हमारे तहज़ीब को आतिश नज़र कर दिया, और वो पुरानी तहज़ीब जिसमें सिर्फ़ प्यार ही प्यार था, आज किसी कोने में पड़ी सिसकियाँ ले रही हैं। असल में दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान भारत देश की आपस का प्यार मोहब्बत बहुत से लोगों को हज़म नहीं हुआ और अंग्रेज़ों ने कुछ लोगों को भी अपने साथ शामिल कर लिया, जिन्होंने आपस में फूट डालने का पूरा इंतज़ाम कर रखा। 1905 का बंगाल का विभाजन अंग्रेज़ों का एक सोचा समझा डिवाइड एंड रूल प्लान था, और इसका असल मकसद सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का बनाना था। उस वक्त बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ा था। इसमें आज का बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम काफ़ी हिस्सा शामिल था। ब्रिटिश ने बोला कि यह इतना बड़ा हो गया है कि एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें इसे 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। लेकिन असल मकसद तो कुछ और ही था, जिसे छुपा दिया गया। 1900 साल के आसपास बंगाल स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। कलकत्ता में बंगाल के हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर ब्रिटिश के ख़िलाफ़ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ब्रिटिश को डर था कि अगर बंगाल ऐसे ही यूनाइट रहा तो पूरे भारत में आज़ादी का आंदोलन तेज़ी से फैल जाएगा। इसलिए उन्होंने इसे डिवाइड कर दिया। विभाजन का डिज़ाइन कुछ इस तरह रखा कि ईस्ट बंगाल एंड असम में ज़्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन थी और वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर हिंदू पॉपुलेशन थी। इस तरह ब्रिटिश ने धार्मिक आधार पर अलग आइडेंटिटी क्रिएट की, ताकि लोग एक दूसरे को अपना पॉलिटिकल राइवल समझने लगे। नए प्रोविंस बनाने से ब्रिटिश को नए गवर्नमेंट अपॉइंट करने का मौका मिला और नए कैपिटल सेट करके लोकल पॉलिटिक्स पर ज़्यादा कंट्रोल मिल गया। ईस्ट बंगाल में कैपिटल ढाका बनाकर वहाँ के नवाबों को ब्रिटिश के साथ जोड़ दिया। ये विभाजन हिंदू मुस्लिम अलग आइडेंटिटी का बीज था, जो आगे चलकर मुस्लिम लीग के बनने का भी कारण बना। और फिर हमारा देश, आप बेहतर जानते हैं, वो दर्द आज भी हमारे दिलों पर छाया हुआ रहता है। दोस्तों, हमें ज़रूरत है उन असल दुश्मनों को पहचानने की, अपनी पुरानी परंपराओं को
पढ़कर उसे समझने की और लोगों को असल तालीम से कनेक्ट कराने की, क्योंकि वो दुश्मन हम में आज भी हैं और हमारे ही चोले को पहनकर हमें बर्बाद कर रहे हैं। आइए कोशिश करें उनको बेनकाब करने की और शपथ उठाएं कि अगर हम आपस में प्यार मोहब्बत को वापस ज़िंदा करने में कामयाब हो जाएं, तो वो वैसे ही बेनकाब हो जाएंगे और हमारा मुल्क हिंदुस्तान वापस से सोने की चिड़िया बनकर तमाम दुनिया पर छा जाएगा। किसी शायर ने एक बेहतरीन शेर कहा था, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये हमारा हिंदुस्तान है, आपका हिंदुस्तान है। हमारी कई नस्लों ने, पीढ़ियों ने यहीं पर मिट्टी को चूमा है और इसी मिट्टी में मिले हुए हैं। इसका भी गवाह ये ज़मीन, आसमान, चांद, सितारे सभी हैं। दोस्तों, आज 15 अगस्त के दिन जो हम झंडा फहराते हैं, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करता चलूँ। समझने की कोशिश करते हैं ये झंडा, इसमें ये कलर और ये कैसे बना। तो सबसे पहले ये आइडिया 1906 में पहली बार भारत का एक नेशनल फ्लैग सोचा गया था। उस समय पे कोलकाता परेड ग्राउंड में एक फ्लैग अनफर्ल्ड हुआ था जिसमें ग्रीन, येलो और रेड रंग था। यह डिज़ाइन अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों के सजेशन से आया, लेकिन अभी तक ऑफिशियल फ्लैग नहीं था। पिंगाली वेंकैया आंध्र प्रदेश के फ्रीडम फाइटर और खुद एक जियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1921 में महात्मा गांधी जी को एक डिज़ाइन दिखाया। उस डिज़ाइन में 2 रंग थे, रेड हिंदुओं का प्रतीक और ग्रीन मुसलमानों का प्रतीक। गांधी जी ने सजेस्ट किया कि एक वाइट स्ट्राइप भी हो जाए जो अन्य धर्मों और शांति का प्रतीक हो, और इसमें एक चक्र भी हो जो स्वराज और सेल्फ रिलायंस का सिंबल बने। 1931 में एक फ्लैग अडॉप्ट हुआ जिसमें ऑरेंज, व्हाइट, ग्रीन रंग था और बीच में स्पिनिंग व्हील चरखा था। यह डिजाइन 15 अगस्त 1947 के फाइनल तिरंगे का बेस बना। जब भारत आजाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज डिक्लेयर कर दिया। गांधी जी के चरखे की जगह अशोक चक्र, जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं, उसको रखा गया, जो अशोका सम्राट के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। अशोक चक्र का मतलब है न्याय, गति और सतत प्रगति। रंगों का अर्थ सैफरन केसरिया, जिसका मतलब बलिदान, साहस और त्याग है। व्हाइट सफेद शांति और सच्चाई का प्रतीक है। ग्रीन समृद्धि, कृषि और प्रकृति के प्रतीक के समान है। और इसी झंडे को 15 अगस्त के दिन हम लोग फहराकर एक ठंडी सांस लेकर अपने आज़ाद होने का एहसास करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ जाए तो इतना शेयर कीजिए कि हर एक तक पहुँचे और दिल की गहराई में उतरकर एक नया जज्बा, एक नया जुनून कायम हो। जज्बा आपस में प्यार मोहब्बत का, जुनून इस प्यार को आगे बढ़ाने का, ताकि हम कामयाब हो सकें, हमारी आपकी औलादें सुकून के सांस के साथ जिंदगी जी सकें। फी अमानिल्लाह, मिलते हैं फिर किसी प्रोग्राम के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, आपस का मोहब्बत और भाईचारा कायम बनाए रखिए। सलाम, नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज। Mas
नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा